हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आदित्य और इशिका को एक साथ देखकर तो तनिषा के होश ही उड़ गए। एक पल को उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि सामने वाला बंदा आदित्य था। लेकिन पुलिस वालों की तैयारी देखकर तनिषा इस बात को नकार ही नहीं सकती थी कि ये आदित्य कपूर ही था। लेकिन कैसे? आदित्य और इशिका एक साथ कैसे हो सकते थे? आशिक तो राघव से कनेक्टेड थी ना, तो फिर वो आदित्य के साथ कैसे हो सकती थी? तनिषा के मन में जब ये सवाल घूम रहे थे तब तक आदित्य और इशिका भी उसके पास आ चुके थे और सबसे पहले विनय देखकर अपने कुछ साथियों के साथ आता है और बहुत रिस्पेक्ट से आदित्य और इशिका को ग्रीट करता है। अरे आदित्य सर, आपको अगर कोई काम था तो आप बस एक फोन कर देते। आपको खुद पर्सनली अपनी वाइफ के साथ इतनी लेट आने की कोई जरूरत नहीं थी। विनय की बात सुनकर तो तनिषा के होश ही उड़ गए। इशिका आदित्य की वाइफ थी, आदित्य कपूर की। ओह गॉड, उसने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा कि इशिका का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग और लक इतना ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन इशिका अगर आदित्य की वाइफ थी तो उसने ये बात मीडिया और बाकी सब से क्यों छिपाई? उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो खुशी से पूरी दुनिया को बताते नहीं थकती कि वो आदित्य कपूर की वाइफ है। लेकिन इशिका ने तो कभी भी इस बात का शो ऑफ नहीं किया। अगर उसकी जगह वो खुद होती तो सबसे पहले तो उसे इंडस्ट्री में एक आइटम गर्ल की तरह नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस की तरह जाना जाता। वो इंडस्ट्री की सबसे फेमस एक्ट्रेस होती और प्रोड्यूसर्स की तो उसके सामने उसके साथ काम करने के लिए लाइन ही लग जाती और वो खुद चूज करती कि उसको कौन सी मूवी करनी थी, एक कौन सी नहीं। और फिर आदित्य के पैसों पर वो खूब ऐश करती। दुनिया की सबसे महंगी कार्स, ड्रेसेज, ज्वेलरीज उसके पास होती। लेकिन फिर भी वो हर रोज शॉपिंग करने जाती और जी भर के शॉपिंग करती। और आदित्य तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी खरीदता। एक से बढ़कर एक विला, मेंशन, होटल्स, मॉल्स, रिजॉर्ट्स एटसी उसके नाम होते। वो एक क्वीन वाली जिंदगी जीती। लग्जरियस कपूर मैंशन, जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना ही था लेकिन कभी देखा नहीं था, वो उसका घर होता। घर में ढेर सारे नौकर उसके एक इशारे पर उसके काम करते। एक से बढ़कर एक शेफ उसके लिए टेस्टी डिशेज बनाते। हर दिन वो कुछ नया खाती और हर रात वो आदित्य की बाहों में होती। ये बात सोचकर ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ उसका नहीं बल्कि इशिका का था। ना जाने भगवान ने इशिका को इतनी अच्छी और उसको इतनी बेकार किस्मत क्यों दी थी। अगर वो इशिका और उसकी किस्मत को आपस में एक्सचेंज कर देते तो उनका क्या ही बिगड़ जाता। दूसरी तरफ विक्की की बात का जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, इट्स ओके ऑफिसर, मेरी वाइफ आना चाहती थी क्योंकि ये उसकी फ्रेंड से रिलेटेड मैटर है एंड मैं इतनी लेट उसे अकेले तो यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं आने दे सकता था। आदित्य की बात सुनकर विनय ने स्माइल करते हुए इशिका से कहा, मिसेस कपूर, हमने उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया है। आप फिक्र मत कीजिए, उनके खिलाफ हम ऐसा केस बनाएंगे कि सालों साल बाहर नहीं आ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प ऑफिसर, इशिका ने पोलाइटली कहा। उसके बाद वो तनिषा की तरफ देखती है और उसकी ओर जाती है। आदित्य ने उसका हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था इसलिए वो भी उसके साथ ही चल देता है। जैसे ही वो लोग तनिषा के करीब पहुंचते तनिषा की तो सांसें ही थामने लगती है क्योंकि आदित्य रियल लाइफ में तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। उसके बाइसेप्स, उसकी फिजिक, उसकी वो ब्यूटीफुल आईज, उसकी वो स्ट्रेट नोज और उसके वो पिंक और थीन लिप्स। जो भी लड़की एक बार उसे इतनी करीब से देख ले, खुद पर कंट्रोल बहुत ही मुश्किल से कर पाएगी। और ठीक यही अभी उसके साथ भी हो रहा था। आदित्य को देखकर बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल कर पा रही थी उसे टच करने की कोशिश करने से। लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी इसलिए उसने मन मारकर खुद पर काबू कर ही लिया। वो दोनों उसके और करीब जाते कि आदित्य ने एकदम से इशिका को रोक दिया तो इशिका ने कंफ्यूजन में उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे रोका क्यों? शी इज डर्टी, आदित्य ने अपनी आंखों में तनिषा के लिए घिन को छिपाते हुए कहा। उसे तनिषा का खुद को यूं घूर कर देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
माना कि उसका स्टेटस ही कुछ ऐसा था कि लोगों की नजरें उस पर से हटती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इस लड़की को खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। आखिर वो ऐसे कैसे अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को भूकर देख सकती थी। आदित्य की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तनिषा का तो मुंह ही काला पड़ जाता है। आदित्य ने उससे डर्टी कहा। वो उसको किस एंगल से डर्टी लग रही थी। उसे आदित्य की इस बात का बहुत बुरा लगा। उसे नहीं पता था कि आदित्य कपूर, जो कि अपने एटिकेट्स शिष्टाचार के लिए इतना जाना जाता था, उसके बारे में ऐसा कुछ कहेगा। उसकी आंखें नम होने को आई थी, लेकिन उसे जो बात नहीं पता थी वो सबको पता थी। इस टाइम तनिषा बहुत ही डर्टी लग रही थी, क्योंकि भले ही उसने अपने आप को गीले कपड़े से साफ कर लिया था, लेकिन फिर भी अब भी उसके बालों में बहुत बारीक से कचरे के तिनके लगे हुए थे और उसके कपड़े तो बिल्कुल ही गंदे हो रहे थे। अब भला वो पुलिस स्टेशन में कैसे ये सब साफ कर पाती। इसलिए वो अब भी बहुत डर्टी लग रही थी और इसलिए आदित्य ने वो कमेंट किया था। तनिषा तो फिलहाल ये बात भूल ही गई थी कि अभी वो किस हालत में थी, क्योंकि वो बाहर आने के लिए इतनी एक्साइटेड जो हो गई थी। तनिषा के रिएक्शन को देखकर इशिका आदित्य को आंखें दिखाकर अपना गुस्सा दिखाती है, तो आदित्य अपने कंधे उचकाकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहता है, ये सच ही तो है। और वैसे भी इतनी देर तक कूड़े में पड़े होने की वजह से अब तक तो न जाने कितने जर्म्स भी इन पर लग चुके होंगे। उसकी बात सुनकर इशिका को लगा कि वो सच ही कह रहा था, इसलिए उसने आदित्य से आगे और कुछ नहीं कहा। आफ्टर ऑल आदित्य तो बस उसकी चिंता की वजह से ही ये सब कुछ कह रहा था ना। आदित्य की बात सुनकर तनिषा को भी याद आ जाता है कि वो इस टाइम क्या हालत में थी। उसे अपनी हालत याद करके बहुत शर्मिंदगी फील होती है। कितनी घटिया किस्मत थी उसकी। वो पहली बार आदित्य कपूर जैसे बिग शॉट से मिल रही थी, लेकिन इस हालत में उसे तो ये सोचकर ही बहुत अफसोस होने लगा कि आदित्य पर उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतना खराब पड़ा। उसे डर था कि कहीं आदित्य और उसके कैसे में वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज थे लास्ट इम्प्रेशन वाली कहावत सच ना हो जाए। इसलिए वो खुद के इम्प्रेशन को थोड़ा सुधारने को कोशिश करते हुए बहुत पोलिटली कहती है, इशिका, मिस्टर कपूर, मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए और इतनी लेट नाइट में मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए। तनिषा की इस कोशिश का आदित्य पर कोई असर नहीं होता और वो चुप ही रहता है, लेकिन इशिका बोलती है, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है तनिषा। कहीं ना कहीं मैं भी आज के इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने हो तुम्हें ये सॉन्ग दिलवाया और इसी वजह से रूपाली ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करवाया। लेकिन मुझे रूपाली पर थोड़ा शक था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके तुम्हें इस सॉन्ग से दूर करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी करने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए मैंने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रेवान को तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे पीछे लगाया। आई होप कि तुम इस वजह से नाराज न हो। इशिका की बात ऑनकर तनिषा को समझ में आया कि इशिका ने उसकी जासूसी के लिए नहीं बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए इवान को उसके पीछे लगाया था, और इस बात के लिए वो इशिका को शुक्रगुजार थी। लेकिन वो इशिका को एक और बात से थोड़ा नाराज भी थी, और बात ये थी कि इशिका ने इस बात को कबूला कि उसने ही उसे वो सॉन्ग दिलवाया था। भले ही ये बात सच थी, लेकिन इसे उसे इतने लोगों के सामने बोलने की क्या जरूरत थी, और खासकर कि आदित्य के सामने। इससे आदित्य को तो यही लगेगा ना कि उसमें कोई टैलेंट नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उसकी वाइफ की मेहरबानी पर ही टिकी हुई थी। ऐसे तो उसका इम्प्रेशन आदित्य की नजरों में और भी खराब हो जाएगा। नहीं, उसे कुछ भी करके ऐसा होने से रोकना होगा। ऐसा सोच तनिषा अपना इम्प्रेशन बचाने की कोशिश करते हुए इशिका से कहती है, नहीं इशिका, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। भले ही तुमने मेरी हेल्प के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो तो मैं खुद थी जिसने ये जानते हुए भी कि इस सॉन्ग को हासिल करने के बाद रूपाली मुझे हट कर सकती है, ये जानते हुए भी इस सॉन्ग को हासिल करने में अपनी जी जान लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रूपाली को दिखाना चाहती थी कि टैलेंट के आगे कास्टिंग काउच की हैसियत हैसियत नहीं। तनिषा अपनी बात कहकर मन ही मन खुद पर बहुत प्राउड फील करती है कि उसमें इतना दिमाग था। अपनी बात में उसने एक तरह तो इस बात पर जोर दिया कि ये सॉन्ग उसने सिर्फ इशिका की मदद से नहीं बल्कि अपने जी जान की मेहनत से हासिल किया।
और उसने ये भी आदित्य के सामने जाहिर कर दिया था कि वो अपने टैलेंट पर निर्भर थी, ना कि कास्टिंग काउच पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग उसकी जैसे आइटम गर्ल्स के बारे में यही सोच रखते थे कि वो कास्टिंग काउच के दम पर ही इंडस्ट्री में काम पाती थी। तनिषा नहीं चाहती थी कि आदित्य भी उसके बारे में ऐसा ही सोचे, इसलिए उसने ये बात भी कही। लेकिन आदित्य को भला कब दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट था, खासकर कि दूसरी लड़कियों की। उसे तो बस अपनी वाइफ से मतलब था, इसलिए उसने तनिषा की बात पर ध्यान दिया ही नहीं। वो तो बस अपनी वाइफी को एकटक पर से निहारे जा रहा था, और उसका ध्यान अपनी वाइफ के फेस पर बिखरती लटों पर इतना ज्यादा था कि उसने अचानक ही अपना हाथ बढ़ाकर इशिका की लटों को उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी इस हरकत से तो तनिषा और पुलिस वालों की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि आदित्य इतनी सीरियस कंडीशन में भी अपनी वाइफ की लटों को संवारने में लगा हुआ था। उसके इसी गेस्चर से पता लगाया जा सकता था कि वो घर में तो बिल्कुल भी उसे छोड़ता नहीं होगा। बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा आदित्य घर पर, ये सोचकर वो पुलिस वाले खुश हो गए। लेकिन तनिषा तो इशिका से बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। आखिर आदित्य जैसे हस्बैंड भला किस लड़की ललो नहीं चाहिए था। अगर उसके लुक्स और पैसे की बात को इग्नोर भी कर दिया जाए, तब भी आदित्य जिस तरह सिर्फ और सिर्फ इशिका पर फोकस्ड था, सच में काफी लॉयल था वो अपनी वाइफ को लेकर। दूसरी तरफ इशिका के इस एक्शन पर उसकी तरफ फिर से घूर कर देखती है। हद है, आदित्य इतने सीरियस टाइम पर भी रोमांटिक कैसे हो सकता था। तो वही इशिका को वार्निंग मिलने पर आदित्य बेचार पे सीधा साधा बच्चा बनकर खड़ा हो जाता है। उसके वो एक्सप्रेशंस देख इशिका को बहुत सैटिस्फाइड फील होता है, लेकिन तनिषा के दिल में तो आग ही लग जाती है आदित्य को इशिका का गुलाम बना देखकर। और पुलिस वाले तो मन ही मन आदित्य पर हंसते हैं कि इतना पावरफुल होकर भी वो अपनी वाइफ से डर रहा था। चलो कोई तो था पूरे देश में जिससे आदित्य कपूर को डर लगता था। उसके बाद इशिका तनिषा से कहती है, तनिषा अगर तुम चाहो तो इस सॉन्ग से क्विट कर सकती हो। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ब्रचमेंट का कंपेंसेशन में पे कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें रूपाली और परेशान करे। ऐसा नहीं है इशिका, ये तुम्हारी अकेली की नहीं बल्कि हम दोनों की लड़ाई है, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। और वैसे भी ये हमला रूपलाइन नहीं करवाया था, उन गुंडों का बॉस रूपाली का बहुत बड़ा फैन है, और इसलिए उसने खुद से ही मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया। तनिषा ने कहा, बहुत मुश्किल से तो उसे अपनी किस्मत बदलने का चांस मिला था, ऐसे में वो भला कैसे इस मौके को अपने हाथों गवा देती। उसके बाद विनय आकर उन लोगों से अंदर चलने के लिए कहता है तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। आदित्य के बॉडीगार्ड्स अंदर नहीं जाते क्योंकि पुलिस स्टेशन में आदित्य को भला कौन ही हट करता। उसके बाद इवान माइक के पास जाकर कहता है, मुझे मेरी गन के लिए एक नई गोली चाहिए। आज मेरी एक गोली वेस्ट हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी महंगी गोली मैंने यूं ही वेस्ट कर दी। ये बात इवान ने बहुत अफसोस के साथ कही। उसकी बात सुनकर माइक हैरान होकर उसको देखता है। असल में ये गन और उसकी एक एक गोली की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आदित्य के लिए ये बिल्कुल भी महंगी नहीं थी। और वैसे भी ये गन तो खुद राघव ने पर्सनली इसके और इवान के लिए डिजाइन की थी। आखिर वो दोनों उसके बड़े भाई और आइडल आदित्य के पर्सनल बॉडीगार्ड्स जो थे, वो तो उन्हें फ्री में ही इन्हें देना चाहता था, लेकिन आदित्य ने उसकी पेमेंट की क्योंकि वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। तो फिर इवान को एक गोली के वेस्ट होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था? क्या हुआ, कुछ बात है क्या तुम्हारे मन में? माइक ने इवान से पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये तनिषा एक सही लड़की नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैडम की दोस्ती और भरोसे के लायक नहीं है, इवान ने सीरियस होकर कहा। उसकी बात सुनकर माइक भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, इस पर अच्छे से ध्यान रखना, ये मैडम को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो इसे छोड़ना मत। माइक ने गुस्से में कहा। आदित्य और इशिका अपने साथ एक लॉयर को लाए थे जिसने वक्त रहते सब कुछ हैंडल कर लिया, और थोड़ी ही देर में आदित्य और इशिका एकदम फ्री हो गए। जिसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और विनय और उसकी टीम आदित्य और इशिका को सी ऑफ करने आते हैं।
वही बाहर निकलते वक्त तनीषा का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। को जितनी एक्साइटेड होकर अंदर गई थी, अब उतनी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर आदित्य ने कुछ भी नहीं किया। उसने इस मैटर में एक शब्द भी नहीं बोला। सिर्फ इशिका ही थी जो कि इस मामले को सीरियसली ले रही थी। आदित्य तो वहाँ चुप बैठा इशिका में ही खोया रहा, जिसे देख तनिषा को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ इशिका के लिए यहाँ आया था, वरना उसे उससे कोई भी लेना देना नहीं था। बस इसलिए तनिषा का मूड उदास था। बाहर आकर वो लॉया अपनी कार लेकर निकल जाता है और इशिका और आदित्य भी जा ही रहे होते हैं कि तनिषा अचानक से उनको रोकते हुए बोलती है, इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में वो सिर्फ कुछ और पल आदित्य को निहारना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। इशिका उसकी बात सुनकर वहाँ रुक जाती है, लेकिन आदित्य इशिका से कहता है, मैं कार में जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से बात करके आ जाना। इतना कहकर वो इशिका के फोरहेड पर किस करके चले जाता है। उसकी किस देखकर तनिषा के तन बदन में आग ही लग गई। बस अब यही देखना बाकी रह गया था उसे। पहले ही वो कम जालिस थी इशिका से कि अब आदित्य ने उसे और ज्यादा जालिस कर दिया, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर करके इशिका से पूछा, इशिका, तुमने ये बात सबसे क्यों छिपा रखी है कि तुम आदित्य कपूर की वाइफ हो? उसने सोचा कि अब इशिका से कुछ न कुछ तो बात करनी ही पड़ेगी जब उसने उसे रोक ही लिया था तो। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि आदित्य की वजह से मुझे पहचान मिले। मैं खुद की अलग पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए दुनिया से सब छिपा के रखा। इशिका ने उसको ज्यादा कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। ओ कम ऑन इशिका, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड कंट्री का सबसे पावरफुल पर्सन है और तुम अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें आदित्य कपूर की वाइफ की पहचान का मतलब नहीं पता? पूरे देश में तुम्हारे सामने बोलने वाला कोई भी नहीं होगा अगर तुम्हारी आदित्य कपूर की वाइफ होने की बात सबके सामने आ गई तो। इस इद के आगे तो एक एक्ट्रेस होने की इद कुछ भी नहीं है। तनिषा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी एक्साइटमेंट को देखकर इशिका ने कहा, यू आर राइट, आदित्य कपूर की वाइफ की इद बहुत ही पावरफुल हुई, लेकिन ये एज फेमिनिज्म की है। आज हम औरतें सभी फील्ड में आदमियों की बराबरी कर रही है, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। ऐसे में मैं भी आदित्य के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हूँ, इसलिए अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, इशिका ने कहा। इशिका की बात सुनकर तनिषा अपने मन में अपनी आइज रोल करती है और सोचती है कि इशिका के लिए तो आदित्य की वाइफ होने की इद का कोई महत्व ही नहीं था। उसको इशिका थोड़ी ओवर एटीट्यूड वाली लगती है, जो कि अपने आगे आदित्य को कुछ नहीं समझती, इसलिए उसे इशिका पर थोड़ा गुस्सा आता है और थोड़ा गुस्सा ऊपर वाले कर वो उन्हें कोसती है कि उन्होंने आदित्य को इशिका को सौंप, जबकि इशिका को उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी। अगर वो इशिका की जगह आदित्य की वाइफ होती तो आदित्य को इतनी इम्पोर्टेंस देती कि दिन रात उसकी पूजा करती। उसके बाद तनिष्का इशिका से आदित्य के बारे में और बात करने का मन नहीं करता, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहती है, वैसे मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तनिषा की बात सुनकर इशिका खुश हो जाती है। फाइनली अब उसे वो सीन कैंसल करवाने के लिए कोई और प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इशिका को लगा कि तनिषा उसकी जान बचाने के लिए उसकी शुक्रगुजार है, इसलिए उसने उसकी हेलो के लिए हाँ कर दी। इसलिए उसने कहा, थैंक यू सो मच तनिषा, इट्स ओके। असल में तुम्हें मना करके मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, इसलिए मैंने दिन में ही तुम्हारी हेलो करने का डिसीजन ले लिया था, और ये बात मैं खुद तुम्हें कल सेट पर बताने की सोच रही थी। तनिषा ने कहा। वो एकदम कोरा झूठ बोल रही थी। उसने इशिका की हेल्प करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कही क्योंकि उसे लगा कि इशिका के साथ होने के बहाने उसे टाइम टू टाइम आदित्य से मिलने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन तनिष्क के इस सेल्फिश इरादे से अनजान इशिका ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। वही इवान थोड़ा दूर खड़े ही ये सब देख रहा था। उसे उनकी बातें तो सुनाई नहीं आ रही थी, लेकिन तनिषा का फेस देखकर उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग कि तनिषा सच में इशिका से घुल मिलकर बात कर रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि तनिषा सिर्फ एक्टिंग कर रही थी।
उसने अपने मन में तनिषा को नागिन का नाम से दिया क्योंकि उसे वो किसी इच्छाधारी नागिन की तरह लगी जो कि इंसानी रूप धारण करके सबके सामने अच्छा होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ जहर ही भरा पड़ा था। उसके बाद इशिका भी तनिषा को बाय बोलकर कार की ओर जाने ही वाली होती है कि अचानक वो रुक जाती है और तनिषा से पूछती है, तुम घर कैसे जाओगी? मैं एक कैब बुक करने की सोच रही थी क्योंकि यहाँ से मेरा घर दूर है, तनिषा ने कहा। उसकी बात सुन इशिका एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है तो वो तुरंत इशिका के पास आ जाता है और सर झुकाकर उसके ऑर्डर का वेट करता है। इशिका कहती है, तुम लोग तनिषा को उसके घर ड्रॉप कर देना। उसकी बात सुनकर तनिषा मन ही मन बहुत खुश होती है। इतनी लग्जरियस कार में वो आज तक नहीं बैठी थी, लेकिन फिर भी इशिका से कहती है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर चले जाऊंगी। इट्स ओके। वैसे भी इतनी रात गए तुम्हार कैब लेना भी ज्यादा साफ नहीं लग रहा मुझे। मैं अब तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इशिका ने कहा। असल में इशिका का स्वभाव ही ऐसा था, एक बार अगर वो किसी को अपना दोस्त बना ले तो फिर उसकी काफी चिंता करना शुरू कर देती है। इशिका की ये बात सुनकर तनिषा को खुशी होती है। एक बात तो उसे माननी पड़ेगी, इशिका जैसे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते। शायद उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी जो कि उसको इशिका जैसी दोस्त मिल गई थी। इसलिए उसने इशिका को लास्ट टाइम बाय कहा और उस बॉडीगार्ड ने उसे लीड करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा लिया। तनिषा को तो उससे अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसके पास भी एक कार और एक बॉडीगार्ड थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी कार इतनी लग्जरियस नहीं थी और उसके पास सिर्फ एक बॉडीगार्ड था, जबकि उस कार में टोटल 4 बॉडीगार्ड उसके साथ होते। तनिषा खुश होकर जा रही थी और इशिका भी पीछे से अपनी कार की ओर चल दी, लेकिन इवान अभी भी वहां खड़ा था और तनिषा को उसके बॉस की कामे जाए देख वो चिढ़ जाता है और उनके पीछे ही दौड़ते हुए जाता है। और जब वो बॉडीगार्ड तनिषा के लिए गेट ओपन करता है तो इवान एकदम से बोलता है, अंदर एक क्लॉथ बिछा लेना वरना कार गंदी हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर तो तनिषा का मुंह फिर से काला पड़ गया। अब तो इवान ने भी आदित्य की तरह ही उसे गंदा बोल दिया था, लेकिन वो उन लोगों से क्या ही कह सकती थी भला। इसलिए चुपचाप सर झुकाकर अपनी बेइज्जती उसने सहन कर ली, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन वो इवान को आज के लिए जरूर सबक सिखाएगी। उसके इरादे से अनजान इवान को उसका फेस देखकर बहुत ही सेटिस्फाइड फील होता है और फिर वो भी जाकर मिले वाली कार में ही बैठ जाता है, क्योंकि आज उसकी बाइक तो उसके साथ नहीं थी, वरना वो हमेशा अपनी बाइक पर ही रहता है। वो आदित्य को भी सेक्रेटली प्रोटेक्ट करता था, इसलिए कैमरे के सामने वो कभी नहीं आया था, लेकिन माइक हमेशा आदित्य के साथ होता था, इसलिए वो कई बार कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था। इशिका के लिए इवान को हायर करना का ये भी एक रीजन था, क्योंकि अगर वो माइक को इशिका के साथ भेज देता तो इशिका की पहचान सबके सामने आ सकती थी। लेकिन इवान को इशिका के लिए भेजने का मेन रीजन तो कुछ और ही था, जो कि आगे कभी पता चलेगा। सुबह के 4 बजे तनिषा अपने रूम में आराम से सो रही थी और वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो इस टाइम एक बहुत ही सुंदर सपना देख रही थी। आदित्य एक कार से बिल्कुल उसी तरह निकलता है जैसे आज निकला था। फिर वो दूसरी साइड जाकर बिल्कुल आज की तरह ही दूसरी साइड का डोर ओपन करके अपने हाथ को करके अंदर करता है और फिर से उसका हाथ पकड़कर एक लड़की निकलती है, लेकिन जब उस लड़की ने अपना फेस टर्न किया तो वो इशिका नहीं बल्कि तनिषा थी। और तनिषा के हाथ को प्यार से अपने हाथ में थामकर आदित्य उसके हाथों पर किस करता है, जिससे वो शर्माने अपना सर नीचे कर लेती है। जिसके बाद आदित्य बहुत ही प्यार से उसके चीन के नीचे अपना एक हाथ रखकर उसके फेस को उठाता है और उसके लिप्स के करीब अपना फेस लाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी अचानक से ही तनिषा का सपना टूट जाता है। सपने के टूटते ही तनिषा की आंखें एकदम से खुल जाती है और वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। जैसे ही उसे रियलाइज्ड होता है कि वो क्या सपना देख रही थी, एक पल को तो उसे गिल्टी फील होता है आदित्य के बारे में ऐसा सोचने के लिए, क्योंकि एक तो आदित्य मैरिड था, ऊपर से वो मैरिड भी उसकी न्यू फ्रेंड इशिका से था। तनिषा अपने मन को शांत करने के लिए साइड टेबल पर से पानी का ग्लास जो कि भरा हुआ था और एक छोटी सी प्लेट से ढका हुआ था, उसे उठाकर पी लेती है।
उसे पीने के बाद वो उसे रख देती है। पानी पीकर उसका मन शांत हो गया था, लेकिन जब वो अपने हाथों पर से पानी को पोंछने के लिए उन्हें अपनी फिंगर्स से पोंछती है तो उसे आदित्य के लिप्स याद आ जाते हैं और वो सोचती है कि उसके वो थिन और पिंक लिप्स का टेस्ट कितना स्वीट होगा। काश वो उसे किस कर ही लेता तो कम से कम उसे सपने में तो उसके लिप्स को टेस्ट करने का मौका मिलता। लेकिन तभी उसे आदित्य का इशिका के फोरहेड पर किस करना याद आ जाता है और ये एहसास हो जाता है कि उसकी सोच गलत थी। उसे आदित्य के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए वो अपने मन को आदित्य पर से हटाने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए चली जाती है। कल अमित के लिए बहुत मुश्किल दिन होगा और शायद थोड़ा ऋषु के लिए भी, क्योंकि ऋषु ने कुछ ऐसी शरारत करी है जिसके बारे में जानकर इशिका उसकी क्लास लेने वाली है। कपूर फैमिली अपना ब्रेकफास्ट करके अपनी अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए एकदम तैयार थी। बस अभी ऋषु का टिफिन नहीं पैक हुआ था और वो लोग इसी का वेट लिविंग रूम में कर रहे थे। थोड़ी देर में मेड जल्दी से ऋषु का टिफिन ले आई और इशिका को दे दिया। इशिका ने जब उसका वेट महसूस किया तो वो काफी हैरान हो गई, क्योंकि वो टिफिन काफी हैवी था। इसलिए इशिका उसको खोलकर देखती है कि उसमें क्या था। उसमें एक छोटा हेल्थी सैंडविच, थोड़ा पास्ता, कुछ ऑरेंजेस और एप्पल के पीसेस थे। जिसे देख इशिका मेड से कहती है, अरे इतना सब कुछ? ऋषु अभी बहुत छोटा है और इतना सब कुछ नहीं खा सकता। ऐसा करो, इसमें से थोड़ा सा पास्ता और एप्पल और ऑरेंजेस के दो दो पीसेस काम कर दो। इशिका की बात सुनकर वो मेड कहती है, लेकिन मैडम कल तो मैंने इससे भी ज्यादा खाना पैक किया था। लेकिन बाबा का टिफिन बिल्कुल खाली वापस आया था। बाबा बढ़ते बच्चे हैं, शायद इसलिए उनकी डाइट भी थोड़ी बढ़ गई होगी। मेड की बात सुनकर इशिका एकदम हैरान हो जाती है। ऋषु उसका बेटा था और उसके साथ ही खाता पीता था। ऐसे में भला उसे उसकी डाइट के बारे में नहीं पता होगा तो किसे होगा। लेकिन फिर भी मेड की बात पर यकीन करके उसने ऋषु से पूछा, ऋषु आपने कल सारा लंच अकेले फिनिश कर लिया था? इशिका की बात सुनकर ऋषु कहता है, नहीं मम्मा, ऋषु ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था। उसकी बात सुनकर इशिका के होंठों पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उस मेड से कहती है, देखा मैंने कहा था ना। वो मेड भी स्माइल करके कहती है, हाँ मैडम, आप बाबा की माँ है, आपसे बेहतर भला बाबा को कौन ही जानता होगा। उस मेड को इशिका की बात से कोई भी चिढ़ नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इशिका एक प्राउड मदर थी और ऋषु उसका बेटा था। ऐसे में उससे ऋषु को लेकर बहस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद इशिका झुककर ऋषु के गाल पर किस करके कहती है, मेरा बेबी तो बेस्ट है। अपने फ्रेंड्स के साथ लंच को शेयर करना बहुत ही होता है, इससे फ्रेंडशिप में क्लोजनेस आती है। आप हमेशा ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लंच शेयर किया करो। इशिका की बात सुनकर ऋषु स्माइल करके कहता है, ओके मम्मा। उन दोनों माँ बेटों की खुद को इग्नोर करता देख आदित्य मुंह फुलाकर कहता है, मैं भी लंच शेयर करता अगर मैं अपनी कंपनी में बैठकर चैन से लंच कर पाता, लेकिन मुझे तो हर दिन किसी के ना किसी के साथ लंच के लिए जाना पड़ता है। आदित्य की दुख भरी दास्तान इशिका और ऋषु को हंसी एक जाती है, लेकिन ये बात एकदम सच थी, क्योंकि आदित्य को हर रोज किसी न किसी मीटिंग के सिलसिले में लंच के लिए बाहर जाना पड़ता था। और अगर बाई चांस उसकी कोई लंच अपॉइंटमेंट नहीं भी होती थी तो आदित्य वैसे ही इतना बिजी होता था कि हमेशा टाइम पर लंच करना भूल ही जाता था। अब तो कई बार इशिका ही उसको दिन में एक मैसेज पूछ लिया करती थी कि उसने लंच किया या नहीं। उसके टोकने के बाद जाकर वो लंच ब्रेक ले लेता था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का ही। दोनों माँ बेटे को हंसता देख आदित्य का तो मुंह ही बन जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि आज ऋषु ने उससे कोई बहस नहीं की, जो कि आदित्य को थोड़ी अजीब लगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वो ही ऋषु की बहस का कुछ ज्यादा ही एडिक्टेड ही गया था, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा था। इशिका के उनको अपनाने से पहले भी तो ऋषु उससे बहस नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम उसे शो ऑफ करने के लिए इशिका उनके साथ नहीं थी। ये तो इशिका के उनके साथ जुड़ने के बाद ऋषु पहले से ज्यादा खुशमिजाज और एक्टिव हो गया था, बाकी बच्चों की तरह। और आदित्य को ये बात बहुत ही सुकून देती थी।
शायद इसलिए वो ऋषु के सरकासम को सुने बिना आज थोड़ा वियर्ड फील कर रहा था। फिर इशिका कहती है, अच्छा ठीक है, मैं वरुण को बोल दूंगी कि वो भी आपके साथ ही लंच किया करे। ओक। उसकी बात सुनकर तो आदित्य भी स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वरुण को छोड़कर अकेले ही लंच कर लेता हूँ? उससे एक बार पूछकर देखना, फिर वो तुम्हें बताएगा कि वो हमेशा मेरे साथ ही लंच करता है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही। आदित्य की बात सुनकर इशिका अचानक से उसके भी गाल पर एक क्विक किस कर लेती है और उसके कंधे थपथपाते हुए कहती है, गुड बॉय, गुड बॉय। जिसे सुन आदित्य का चेहरा काला पड़ जाता है। वो कहाँ से बॉय दिख रहा था उसे? लगता है उसे अपनी वाइफ को बॉय बनकर दिखाना ही होगा, लेकिन बैड बॉय अपनी इस शरारती सोच पर आदित्य मन ही मन बहुत खुश होता है, जिसे देख इशिका को भी अंदाजा हो जाता है कि इसके मन में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। दूसरी तरफ ऋषु, जो कि अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन से बिल्कुल अनजान था, वो अपने मन में कुछ सोचकर अपना सर झुका लेता है। अगर उसकी मम्मा को पता चल गया कि उसने क्या किया तो। इशिका और तनिषा ने मिलकर सारी प्लानिंग कर ली थी कि वो सब कुछ कैसे करेगी, और अब जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तब डायरेक्टर ने सभी को बुला लिया था। आज उन्हें सॉन्ग का वो हॉट सीन शूट करना था, क्योंकि सॉन्ग के मुखड़े और पहले अंतरे में तनिषा का अमित के इर्द गिर्द डांस करना दिखाया गया था, और आज गाने का दूसरा और आखिरी अंतरा शूट किया जाने वाला था, जिसमें कि इशिका और अमित का हॉट सीन होना था, लेकिन उसके बीच दोनों अंतरे के बीच का म्यूजिक शूट होना था, जिसमें कि तनिषा को अमित को सिड्यूस करना स्टार्ट करना था। दरअसल ये सॉन्ग कुछ इस तरह फिल्माया जा रहा था कि शेखर अमित ने अपने विला में पार्टी थ्रो की थी और उसमें बहुत से फ्रेंड्स और कॉल गर्ल्स को बुलाया था। सब वहाँ पार्टी को एंजॉय करते हैं और वो लड़कियाँ डांस करके लड़कों को बहला रही होती है। वो उसे डांस करके लुभाती है, लेकिन उसके डांस को देखकर शेखर को पिया इशिका की याद आने लगती है और वो एक काउंटर पर बैठकर शराब पीने लगता है, जबकि तनिषा उसके आसपास नाच रही थी। फिर तनिषा शेखर से चिपककर डांस करने लगती है और शराब के नशे में धुत शेखर को अपने साथ अंदर रूम में ले आती है, जिसके बाद वो शेखर को पाने के इरादे से उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे बेड पर धकेल देती है। बेड पर धकेलने के बाद वो उसके ऊपर आकर उसको सेड्यूस करने लगती है, जिसके बाद शेखर तो उसमें पिया दिखती है, और फिर शेखर उसको पिया समझ उसके साथ बेड पर एक इंटेंस लव मेकिंग के बाद वो इस काल गर्ल के सारे कपड़े उतारकर उसके साथ एक होने वाला होता है कि तभी वो अचानक से अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लेता है और उस कॉल गर्ल को ढकेल देता है। इसी पॉइंट पर ये सॉन्ग फिनिश हो जाता है और उसके बाद वो लड़की गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। कल उन लोगों ने रूम में एंट्री तक की शूटिंग पूरी कर ली थी। ये सभी उन्होंने मुखड़े और एक अंतरे में खत्म कर लिया था। अब दूसरे अंतरे के स्टार्ट होने से पहले वाला म्यूजिक प्ले होने वाला था और इसी में तनिषा अंदर तक ले जाकर अमित को बेड पर धक्का देकर उसको सेड्यूस करेगी, और जब दूसरे अंतरे की शुरुआत होगी तब शेखर को उसमें पिया दिखेगी और बस तभी से इशिका को शूट करना था और यही सीन उनका हॉट सीन था। डायरेक्टर ने सबको बुलाया और शूटिंग शुरू हो गई और अमित और तनिषा रूम में वो सीन शूट करने लगते हैं। अभी कोई ज्यादा इंटेंस लव मेकिंग वाला सीन नहीं था, इसलिए रूम में काफी सारे क्रू मेंबर्स अलाउड थे, लेकिन जब इशिका और अमित का शूट होता तक मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग जिनके बिना शूटिंग हो ही नहीं सकती थी, उन्हें छोड़कर किसी और को जाना अलाउड नहीं होता, ताकि एक्टर और एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल न फील करे। शूटिंग कर रही होती है और इशिका एक चेयर लेकर कोने में ही बैठी होती है। इशिका के सामने वो सीन शूट करते अमित को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे ये करना ही पड़ता क्योंकि यही उसका काम था। इसलिए वो इशिका की तरफ से अपना सारा ध्यान हटाकर बेड पर तनिषा के नीचे लेटकर एक्ट करने लगता है। तभी तनिषा अचानक से उसके ऊपर आकर उसके सीने पर कुछ इस तरह अपने लिप्स से की करने लगती है कि उसके अंदर हलचल होने लगती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल खोने लगता है, जिसे देख डायरेक्टर कट बोलकर अमित को अच्छे से एक्ट करने के लिए फटकार लगता है। उसके बाद अमित भी खुद का मन पक्का करके एक्ट करने लगता है। वैसे भी ऐसा सीन वो पहली बार नहीं कर रहा था।
इस बार जब तनिषा उसके चेस्ट पर की करती है तो वो सीन तो अच्छे से हो जाता है, जिसके बाद तनिषा उसको और ज्यादा सिड्यूस करने की कोशिश करते हुए उसके नेक पर किस करती है। ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए तनिषा का काम बन गया और अमित का कंट्रोल खोने लगा, जिसके बाद तनिषा की बॉडी पर वो भी उसको फील करते हुए हाथ चलाने लगा। उसके हाथ खुद की बॉडी पर महसूस करके तनिषा को उल्टी करने का मन करता हुई, लेकिन वो इस बार फेल नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने मन में अमित की जगह आदित्य को इमेजिन करना चालू कर दिया। इस टाइम उसे ये बात बिल्कुल भी रियलाइज्ड नहीं हुई कि वो कितना गलत कर रही थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि जिस दिन इशिका को उसके आदित्य के बारे में इन गंदे ख्यालों का पता चल गया, इस दिन इशिका उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। उसे एक फॉरगॉटन स्टार से एक कॉमबैक स्टार बनाने वाली इशिका उसे तक एक क्रिमिनल बना देगी, जिसे सब हेट करेंगे। खैर फिलहाल इशिका उसके गंदे इरादों से अनजान थी, इसलिए वो काफी एंजॉय कर रही थी इस सीन को देखकर, क्योंकि उसे पता था कि अमित उसके जाल में फंसने ही वाला था। वही तनिषा फिर अमित को उसके लिप्स पर किस करने लगती है, जिसके बाद अमित उसको पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। अब तो अमित अपना कंट्रोल तनिषा के लिप्स बहुत पैशनेटली किस करने लगता है, क्योंकि तनिषा के लिप्स बहुत ज्यादा जूसी थे और तनिषा भी इस किस को आदित्य की किस समझकर अमित को धक्का देना भूल ही जाती है, जिसे देख इशिका थोड़ा नर्वस होने लगती है, क्योंकि अब अगले ही पल अगर तनिषा ने उनके प्लान के अकॉर्डिंग अमित को दूर नहीं धकेला तो वो अपने सीन को कैंसल कैसे करवाएंगे। दूसरी तरफ इवान, जिसको न ही तनिषा पसंद थी और न ही अमित, क्योंकि अमित और इशिका के र्यूमर्स तो उसने भी सुने थे, वो दोनों को देखकर एकदम घिन खा जाता है और वो दोनों इस एक नाग नागिन के जोड़े को तरह लगते हैं। इस टाइम उसका मन कर रहा था कि काश वो कोई ओल्ड बॉलीवुड मूवीज का कोई विलेन सपेरा होता जो कि नाग नागिन की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ला देता है। इवान को तो आज ही ये हॉट सीन वाली बात पता चली थी, क्योंकि कल उसने सिर्फ तनिषा पर नजर रखी थी और किसी और से कोई भी बात नहीं की थी, इसलिए उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि इशिका और अमित हॉट सीन करने वाले थे। उसे तो ये बात तक पता चली जब आज इशिका तनिषा को कार में अपना सारा प्लान डिटेल में समझा रही थी। तब इशिका ने उसे दिलासा दिया कि वो ये हॉट सीन नहीं करेगी, इसलिए उसे आदित्य को ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, और उसने इशिका का प्लान भी सुन ही लिया था। अब बस वो भी उनके प्लान के सक्सेस होने के इंतजार में था, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि तनिषा तो प्लान के अकॉर्डिंग अमित को ढकेल हो नहीं रही थी, तब उसको तनिषा पर बहुत गुस्सा आया। ऐसे तो उसको मैडम का प्लान फेल हो जाएगा और वो इस सीन को कैंसल हो नहीं करवा पाएंगी, फिर उन्हें और कोई प्लान बनाना होगा। इवान मन ही मन तनिषा को 2-4 और गालियां दे देता है और सोचता हूँ कि अगर तनिषा ने उसकी मैडम के प्लान को फेल किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ अमित और तनिषा इतने ज्यादा खो गए थे कि अमित ने तो तनिषा की ड्रेस को जीप ही ओपन कर दी थी। ऐसा होते ही तनिषा को होश आ गया और उसने पैनिक होकर अमित को खुद से दूर धकेल दिया। इस टाइम अमित उसके ऊपर था, इसलिए तनिषा के उसको अचानक से धकेलने से वो पलटकर बेड पर उसकी साइड में ही पलट गया। ऐसा होते ही डायरेक्टर अचानक से कट बोल देता है और सब शॉक्ड में होते हैं। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही शॉकिंग था। शॉकिंग ये कि उन्हें न तो लिप्स करना था और न ही अमित को तनिषा की जिप खोलनी थी। उन्हें किस करता देख डायरेक्टर ने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो काफी पैशनेटली किस कर रहे थे, जिसे देख डायरेक्टर के मन में आया कि इसी किस के बाद जब वो एक दूसरे के लिप्स को छोड़ेंगे तब वो तनिषा की जगह इशिका का चेहरा दिखाएंगे। ये सीन तो अचानक ही डायरेक्टर का माइंड में आ गया था, लेकिन जब अमित ने तनिष्क को जीप खोली और तनिषा ने उसे पुश किया तो वो भी शॉक हो गया। एक मीटिंग रूम में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, कोरियोग्राफर, इशिका, तनिषा और अमित बैठे हुए थे। जब डायरेक्टर ने कट बोला था तो उसके बाद तनिषा और अमित इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो इतने सारे लोगों के सामने कंफर्टेबल फील करे, इसलिए उन लोगों ने 10 मिनट के ब्रेक के बाद कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। फिलहाल तो सभी एकदम शांत ही बैठे थे और किसी की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सबसे पहले शुरुआत कौन करे। इशिका भी इस टाइम थोड़ी शॉक्ड था, क्योंकि उसने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि तनिषा भी अपना कंट्रोल खो बैठेगी और उसका प्लान ऑलमोस्ट फेल कर देगी।
इसलिए इशिका तनिषा से थोड़ी नाराज थी और ब्रेक के दौरान भी उसने तनिषा से कुछ नहीं कहा। तनिषा ने भी इशिका से बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे अपने मन में एक बहाना बनाकर तैयार जो रखना था इशिका को जवाब देने के लिए। आखिर वो इशिका से यूं तो नहीं कह सकती थी कि उसने अपने मन में अमित को एज आदित्य इमेजिन किया और ये सब हो गया। इशिका तो उसे छोड़ेगी ही नहीं अगर उसे ये बात पता चली तो। वही अमित बेचारा तो शर्म के मारे पानी पानी हो चुका था। आखिर वो कैसे तनिषा के साथ अपना कंट्रोल खो सकता था, और वो भी इशिका के सामने। अब न जाने इशिका उसके बारे में क्या सोचेगी। उसने तो उसके साथ वो हॉट सीन करने के लिए हाँ भी कह दी थी, लेकिन अब वो उसके साथ वो सीन करने के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होगी। उसे तो लगा था कि इशिका कल भी शूटिंग तनिषा और उसको एक साथ डांस करते देखने के लिए आई थी, उन पर नजर रखने के लिए, लेकिन वो तो कल जल्दी ही चली गई थी बिना कुछ देखे ही। जिसके बाद उसे लगा था कि इशिका शायद उसको और तनिषा को साथ देखकर जेलस नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो वहां से चली गई। वो ये सोचकर कल बहुत ही खुश था, लेकिन आज तो उसने तनिषा के साथ जो किया उसके बाद तो पता नहीं इशिका उससे कितना गुस्सा होगी। इसलिए उसने उसकी तरफ अभी तक एक बार भी देखा भी नहीं था, जिसे महसूस कर अमित का जी भारी होने लगता है। तभी प्रोड्यूसर जिसको को इशिका ने सब कुछ इस ब्रेक में बता दिया था कि आगे उसको क्या करना है, वो बोलता है इट्स ओके अमित, तनिषा, जो कुछ भी हुआ उसमें एम्बेरेज फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी नया नहीं है। बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अक्सर ऐसे ही सीन्स के दौरान अपना कंट्रोल खो देते हैं। तुम दोनों तो वक्त रहते रुक गए, लेकिन कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए तुम दोनों बिल्कुल भी एम्बेरस फील मत करो और इस बात को भूलकर प्रोफेशनल्स की तरह रिएक्ट करो। प्रोड्यूसर की हाँ में हाँ मिलाते हुए डायरेक्टर भी कहता है, इसी से मुझे एक किस्सा याद आया। एक बार मेरा एक फ्रेंड किसी रोमांटिक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहा था, और उसमें एक रोमांटिक सीन करते वक्त एक्टर और एक्ट्रेस तो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि ये इतना शर्मनाक है कि मैं बोल भी नहीं सकता। जब उसने आगे की जूसी डिटेल्स नहीं बताई तो बाकी के लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उन्हें तो बहुत ही मजे आ रहे थे डायरेक्टर को बात सुनकर, लेकिन डायरेक्टर ने में पॉइंट पर आकर ही स्टोरी खत्म कर दी। वही अमित और तनिषा को उनकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील होता है। जिसके बाद अमित हिम्मत करके तनिषा से कहता है, तनिषा देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, बट बिलीव मी, मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई भी घटिया इरादा नहीं है, सो प्लीज फॉरगिव मी। उसकी बात सुनकर तनिषा इशिका की तरफ देखती है तो इशिका उसको सर झुकाकर हाँ का इशारा करती है। भले ही इशिका तनिषा से नाराज थी, लेकिन अपने प्लान को फेल नहीं हो दे सकती थी, इसलिए उसने तनिषा को वो इशारा किया। जिसके बाद तनिषा अमित से कहती है, इट्स ओके। जैसे कि प्रोड्यूसर साहब ने कहा है, हमें इस बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि ये औरों के साथ भी हो चुका है। उसकी बात सुनकर अमित स्माइल करता है। चलो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तनिषा ने अगर इस बात का इश्यू क्रिएट किया होता तो ये बात रूपाली तक भी पहुंच जाती और फिर न जाने वो उसके साथ क्या करती। रूपाली का गुस्सा बहुत तेज था। अब जब सब ठीक हो गया था तब इशिका ने डायरेक्टर से पूछा, सर, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्या अब नेक्स्ट सीन के लिए मुझे रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला सीन तो मेरा और अमित का है। इशिका की बात सुनकर अमित तो चौंक ही गया। इशिका अब भी उसके साथ वो सीन करना चाहती थी। इसका मतलब क्या था? क्या उसे उस पर पूरा यकीन था, या फिर जैसा कि उसने कहा था कि उसे प्रोड्यूसर ने मजबूर किया सिर्फ इसलिए वो ये सीन कर रही थी? खैर, वजह जो कुछ भी हो ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये था कि वो अब इस सीन को इशिका के साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि जब वो तनिषा के साथ कंट्रोल खो सकता है तो उसका और इशिका का सीन तो और भी ज्यादा इंटेंस और हॉट होगा, जिसमें उसका खुद पर से कंट्रोल खो सकना बहुत आसान होगा। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ इशिका उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, बल्कि वो तो इस बार उससे नफरत ही करने लगेगी। और आदित्य, अगर उस तक ये बात पहुंच गई कि उसने इशिका के साथ क्या किया,
तो वो तो उसकी जान ही ले लेगा। इस बारे में सोचकर ही अमित डर जाता है, इसलिए वो डायरेक्टर का जवाब देने से पहले ही कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब और कोई हॉट सीन नहीं करूँगा। अमित की बात सुनकर सब चौंक गए सिवाय इशिका के, क्योंकि उसे पता था कि अमित ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बल्कि उसके इस रिएक्शन को देखकर इशिका के मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि फाइनली अब उसे कोई और प्लान नहीं बनाना पड़ेगा और इसी प्लान से उसको एक और फायदा भी होगा। तो वही तनिषा भी अमित की इनकार को सुनकर एक पाल को चौंक गई, क्योंकि इशिका ने जब उसे कहा था कि अमित खुद ही इस सीन के लिए मना कर देगा, तब उसको इशिका के प्लान पर थोड़ा सा डाउट था, लेकिन इशिका आखिर में सही साबित हुई। और यही हाल प्रोड्यूसर का भी था। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक टाइम में उसने इशिका से पूछा था कि वो इस सीन को कब कैंसिल करवाएगी, जबकि अब नेक्स्ट सीन उसका और अमित का ही शूट होना था। लेकिन तब इशिका ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि अमित खुद ही इस सीन को शूट करने से मना कर देगा। तब प्रोड्यूसर को भी उस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब इशिका ने खुद को साबित कर ही दिया तो अब उसे इशिका के कहे अनुसार ही अमित की बात को मानकर इस सीन को कैंसिल करना होगा। लेकिन प्रोड्यूसर के कुछ कहने से पहले ही डायरेक्टर ने अमित से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो अमित, अब आगे का सीन न करने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है ना कि अभी सॉन्ग का एक अंतरा बच गया है। अगर तुम इशिका के साथ ये सीन शूट नहीं करोगे तो हम क्या इस अंतरे को यूं ही छोड़ दे? डायरेक्टर को बात में नाराजगी साफ जाहिर थी। पिछले काफी टाइम से शूटिंग में आए दिन कोई न कोई रुकावट आने लगी थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। शूटिंग स्मूथली हो ही नहीं रही थी। भेडुअर के हिसाब से उनको बहुत ट्रेन पहले ही शूटिंग फिनिश कर लेनी चाहिए थी। ऊपर से प्रोडक्शन हाउस वालों का भी अलग प्रेशर, लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी मनमानी करने में लगा था। ऐसे तो शूटिंग कभी फिनिश होगी ही नहीं। यहाँ कोई एक्टर प्रोफेशनल था ही नहीं सिवाय राहुल के, जो कि अपने हिस्से की शूटिंग फिनिश कर चुका था, लेकिन बाकियों को तो जैसे इस मूवी की शूटिंग से इतना लगाव हो चुका था कि इसको खत्म करने तो तैयार ही नहीं थे। आई एम सॉरी सर, लेकिन एक तो पहले ही आप लोगों ने लास्ट नोटिस पर मुझे हॉट सीन करने को बोला। जैसे तैसे मैंने तनिषा के साथ ये सीन शूट कर भी लिया, लेकिन अब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अब अगर आप मुझे अनप्रोफेशनल भी कहे तब भी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ एक्ट्रेस ही अनकंफर्टेबल फील करे, एक्टर्स भी अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और आप न भूले को ये हॉट सीन मुझ पर थोपा गया था। असल में ये सीन राहुल को करना था, लेकिन क्योंकि वो एक सुपरस्टार है इसलिए आपने उसके मना करने पर उसको फोर्स नहीं किया। भले ही मैं कोई सुपरस्टार नहीं, लेकिन आप मुझे वो सीन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते जो कि आपने फिल्म साइन करने से पहले मुझसे डिस्कस नहीं किया। अमित की बात सुनकर डायरेक्टर का मुंह तो बंद हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित सही ही कह रहा था। अब तो कमरे में एकदम सन्नाटा सा छा गया। अमित की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सच में उसके साथ नाइंसाफी थी। सबको उससे कहीं ना कहीं सिंपैथी फील हो रही थी सिवाय इशिका के, जो कि अमित की बात को सिर्फ एक ड्रामा के एक इमोशनल एंड एग्रेसिव डायलॉग की तरह ट्रीट कर रही थी। वो सोचती है कि अमित को तो डायलॉग लिखना शुरू कर देना चाहिए। फिर इशिका के मन में एक और ख्याल जलता है जिसे सोच वो मन ही मन बहुत खुश होती है, और वो ये कि जब वो अमित को स्टार से बेरोजगार कर देगी तब वो महान बनते हुए अमित को ये काम करने की सलाह जरूर देगी। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद आखिर प्रोड्यूसर बोलता है, ठीक है अमित, तुम अगर ये सीन नहीं करना चाहते तो मत करो। तने तुम आज के आज इस दूसरे अंतरे के लिए भी कुछ स्टेप्स क्रिएट करो और उन्हें तनिषा को सिखाओ। अमित और तनिषा के किस तक के सीन को दिखाकर उसके बाद उसी जगह से शूट करेंगे जहां उसकी के बाद ही अमित तनिषा को खुद से दूर करके अपने रूम में ही एक चेयर पर बैठकर ड्रिंक करने की एक्टिंग करेगा, और तनिषा उसके बाद का दूसरा अंतरा उसके आसपास ही परफॉर्म करेगी। ये तनिषा का सोलो होगा और इशिका को अब कोई भी सीन शूट करने की जरूरत नहीं। प्रोड्यूसर की बात सुनकर अभी हैरान हो जाते हैं और तने का मुंह बन जाता है। अब उसे फिर से कुछ नए स्टेप्स क्रिएट होंगे। उसका सड़ा मुंह देखकर प्रोड्यूसर कहता है, तुम्हें मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा। प्रोड्यूसर की बात सुनकर तने खुश हो जाता है और कहता है, ओके सर।
आप देखना मैं कैसे एक ही दिन में अच्छे से स्टेप्स क्रिएट करके उन्हें तनिषा को सिखा दूंगा और आज ही इस सॉन्ग की शूटिंग फिनिश भी हो जाएगी। चलो कोई तो है जिसको शूटिंग फिनिश करने का मन है, वरना यहाँ तो सब शूटिंग को टालने में ही लगे रहते हैं। डायरेक्टर ने ताना मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमित अपना सर फिरा लेता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर उसके बारे में क्या सोचता है। उसे तो बस इस सीन को कैंसल करवाने से मतलब था, क्योंकि इसकी कैंसल करवाने वो इशिका के साथ शूट करते वक्त खुद का कंट्रोल खोने से भी बच सकता था और आदित्य के उसके जान लेने से भी। ये बाद वाला रीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फाइनली इशिका बोलती है, अब जब मेरा यहाँ कुछ काम बाकी नहीं रह गया तो मैं वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से बिना किसी से कुछ और कहे चली जाती है। सबको उसे देखकर ऐसा लगा कि उसका मूड बहुत खराब था। अमित को लगा कि ये उसकी वजह से था, क्योंकि शायद इशिका को उसने आज बहुत निराश किया था। तो वही तनिषा को लगता है कि इशिका उसके उनके प्लान को ऑलमोस्ट फेल करने से नाखुश थी। पार्किंग एरिया। इशिका अपनी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। उसके आने के ठीक 5 मिनट बाद ही कार का ड्राइवर सीट का गेट खुलता है और इवान उसमें बैठ जाता है। उसके बाद इशिका उसे कीज देती हुई स्माइल करते हुए कहती है, प्लान सक्सेसफुल हो गया। उसकी बात सुनकर इवान स्माइल कर देता है। अच्छा हुआ, वरना फिर उसकी मैडम को कोई और प्लान बनाना पड़ता। इवान मीटिंग रूम में नहीं था, इसलिए इशिका ने उसको ये न्यूज खुद दी। फिर इसके बाद इवान कार स्टार्ट कर देता है। ठीक 5 मिनट बाद इशिका अपने दूसरे फायदे के लिए रूपाली को कॉल करती है। जब रूपाली कॉल आंसर करती हुई तो इशिका गॉसिप मोड में आते हुए रूपाली से कहती है, रूप, तुम्हें पता है आज सेट पर क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा ईशी? रूपाली ने फोन की दूसरी साइड से कहा, पता है, आज अमित और तनिषा एक किसिंग सीन करते वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और तुम्हें पता है, अमित ने तो तनिषा की ड्रेस की जिप तक ओपन कर दी थी। वो तो वक्त रहते तनिषा ने उसे धकेल दिया, वरना न जाने आज अमित क्या ही कर बैठता। इशिका ने कहा, क्या कहा तुमने? अमित ने तनिषा के साथ। रूपाली से तो शौक के मारे पूरी बात भी नहीं कही गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमित ऐसा कुछ कर सकता था, वो भी उसको दुश्मन के साथ। लेकिन इशिका भी झूठ क्यों बोलेगी? माना आजकल वो अमित से नाराज थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो उसके बारे में इतना बड़ा झूठ बोले, क्योंकि ऐसे बात को कंफर्म करना तो बहुत ही आसान था। रूपाली को आवाज में शौक महसूस कर इशिका को बहुत खुशी होती है और वो रूपाली को भड़काने के लिए कहती है, मैं सच कह रही हूँ रूप, तुम्हें अगर यकीन नहीं तो तुम खुद कंफर्म कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अमित की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे भी शायद नहीं होता अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो। सच में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अमित इस तरह के बंदा होगा। कितना खराब सेल्फ कंट्रोल है उसका। मुझे खुशी है कि उसने खुद ही मेरे साथ वाले सीन को कैंसल करवा दिया, वरना कहीं मेरे साथ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो। ओ गॉड, मुझे तो सोचकर हो डर लग है उससे। अब तो मैं उससे पहले से भी ज्यादा दूर ही रहूंगी। क्या पता वो कब मेरे लिए खतरा बन जाए। इशिका की बात सुनकर रूपाली के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। कहा तो वो उसको और अमित को फिर से करीब लाने के लिए तरह तरह के प्लान्स बना रही थी, लेकिन इशिका तो अमित से और दूर होती जा रही थी, और अब तो वो उससे और भी दूर होने की बात कर रही थी। उसके प्लान का क्या होगा? जब काफी देर तक रूपले ने कुछ नहीं कहा तो इशिका ने कहा, रूप, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखी, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अमित के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दो। मुझे तो तुम भी उसके साथ सेफ नहीं लगती। ये क्या कह रही हो तुम ईशी? तुम अमित के कैरेक्टर पर सवाल कैसे उठा सकती हो? मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ, तुम भी पिछले 3 सालों से उसके साथ हो, लेकिन आज तक उसने हम दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कल की आई उस तनिषा के लिए तुम अमित पर शक कर रही हो। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, रूपाली ने गुस्से में कहा। असल में उसे सिर्फ इस बात को चिंता थी कि अमित पर इशिका का शक उनके प्लान के लिए सही नहीं।
तो वही उसकी बात सुनकर इशिका भी गुस्से में कहती है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही रूप, अपनी आंखों देखी बोल रही हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना तो नहीं सही, मैं फोन रख रही हूँ। इतना कहकर इशिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वैसे भी उसका काम तो हो चुका था, चिंगारी तो उसने छोड़ ही दी थी, अब बस आग लगने की बारी थी। और उसके बाद वो इवान की तरफ देखती है जो कि मिरर में उसे हो हैरानी से देख रहा था। ऋषु के स्कूल चलो, इशिका ने कहा। अब उसे सब कुछ तो इवान को बताने को जरूरत नहीं थी, उसके साथ रहकर वो सब समझने लगेगा। ऋषु का स्कूल। आज इशिका यहाँ ऋषु की स्कूल फीस जमा करने आई थी। पहले ये जिम्मेदारी आदित्य की थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इशिका ने अपने सर ले ली थी। इस टाइम इशिका अपना फेस मास्क और गोगल पहने हुए थे, क्योंकि वहाँ कुछ और पेरेंट्स भी थे जो कि ऋषु के क्लासमेट्स के पेरेंट नहीं थे, इसलिए इशिका को उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए उसने अपनी पहचान उनको नहीं पता चलने दी, वरना ये लोग उसे घेर लेते। जब इशिका की बारी आई तो वहाँ बैठी स्टाफ मेंबर उसे एक फी रिसिप्ट देती है, जिसमें ऋषु की सभी तरह को फीस का हिसाब लिखा हुआ था। अब बड़े स्कूल में तरह तरह की फीस भी तो होती है। इशिका ने उसे केयरफुली पढ़ा, लेकिन एक जगह आकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि उस जगह 2 दिन के स्कूल कैंटीन का बिल भी ऐड था। ये क्या है, कैंटीन का बिल? इशिका ने हैरानी से उस स्टाफ मेंबर से पूछा। उसकी बारी सबसे लास्ट में आई थी, इसलिए उसने अपना मास्क और गॉगल्स को हटा लिया ताकि उसको बात करने में आसानी हो। यस मिसेस कपूर, आपके बेटे के पिछले 2 दिन का कैंटीन का बिल है। ऋषभ पिछले 2 दिन से कैंटीन में जाकर खाना खा रहा है और मिस्टर कपूर के स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी होने की वजह से उससे कैंटीन ने भी कोई बिल नहीं लिया। लेकिन हम जानते हैं कि मिस्टर कपूर को पसंद नहीं कि उनके बेटे को कोई भी फ्री सर्विस मिले, इसलिए हमने कैंटीन का बिल स्कूल फीस में ऐड कर दिया। उस स्टाफ मेंबर को बात सुनकर तो इशिका एकदम शॉक्ड हो गई। ऋषु पिछले 2 दिनों से कैंटीन में खाना खा रहा था, तभी आज सुबह की बातें इशिका के दिमाग में घूमने लगी। मेड का पिछले 2 दिनों से ऋषु के लिए ज्यादा खाना पैक करना और ऋषु का टिफिन खाली वापस लौटना, ये सब आखिर कैसे हो सकता था अगर ऋषु यहाँ कैंटीन में खा रहा तो? इसका मतलब तो सिर्फ एक था, ऋषु ने झूठ बोला था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे। कल सुनेंगे इससे आगे की स्टोरी। कल होगी इशिका और रूपाली की फाइट।